Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So, in this video, I'm gonna discuss DPSPs, Directive Principles of State Policy. What are DPSPs and DPSPs versus फंडामेंटल राइट्स, जो कि मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ एंड क्या डिफरेंसेस हैं. तो वो सब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में. एंड देन इम्पॉर्टेंट DPSPs, कौन कौन से DPSPs इंपॉर्टेंट हैं. ओके, वो सब मैं आपको बता दूंगी, सारे DPSPs एक्सप्लेन करूंगी. एंड उनमें से जो एग्जाम पर्सपेक्टिव, लॉ एंट्रेंसेस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगी. ठीक है, तो ये सारे एंट्रेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे भले वो क्लैट हो, आईलेट हो, स्लैट हो, ब्लैट हो, MSCT हो, क्योंकि सारे एग्जाम्स में आता ही आता है. इवन DLLB ऑल्सो. ओके, तो सारे लॉन्ट्रेंस में आना है. तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से इस वीडियो देखिए एंड नोट्स बना लीजिए. मैंने काफ़ी सिंपल वे में, एकदम आसान भाषा में, लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा हुआ है. ओके, सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टू लास्ट एंड मेक द नोट्स. And then please like and share this video and subscribe to my channel. And after watching this video, if you have any other problem regarding any of the learn trends, please comment down below or just personally DM me on Instagram or Telegram. I'll just address it out. Okay, so let's start. So first, the concept of DPSP is adopted from आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मिला है, वहाँ से हमने अडॉप्ट करा है, वहाँ से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करा है. अंडरस्टूड. एंड अब हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा. मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे पाए जाते हैं DPSP, कहाँ पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो पार्ट 4 में है. अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस पार्ट में DPSPs हैं, तो पार्ट 4 में है. ओके, एंड आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 तक के जितने भी आर्टिकल हैं उसमें DPSP डिस्क्राइब्ड हैं. ओके, तो पार्ट 4 है एंड आर्टिकल 36 से 51 है. एंड ये आपके DPSPs इंक्लूड करते हैं. ओके, तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है. तो ये आपको दोनों पॉइंट याद करने इम्पॉर्टेंट है. पहला है कि पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एंड आर्टिकल 36 to 51. अंडरस्टूड. एंड देन दीज प्रिंसिपल्स एम एट इंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल. ठीक है, मतलब इंडिया के सोशल प्लस इकोनॉमिक दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए इन सारे सिटीजन्स को जस्टिस दिलाना है. ओके, इस जो जितने भी DPSPs हैं इनका मोटिव यही है. एंड इस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट. अंडरस्टूड. तो वेलफेयर का पहला मतलब समझते हैं. देखिए, जहाँ पे भी आपके सोशल प्लस इकोनॉमिक चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर चीज़ है वो वेलफेयर बन जाता है. तो इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दिला करके. ओके, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दिलाना है थ्रू DPSPs एंड इस्टेब्लिशिंग अ इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट. लेट्स मूव फर्दर. तो अब हम डिस्कस करेंगे DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स क्या डिफरेंस क्या होता है. ओके, एंड आई होप कि आपको पहले जो DPSP मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा. देन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो स्कोप ऑफ DPSPs इन लिमिटलेस. अंडरस्टूड. देखिए, वहाँ पे सोशल प्लस इकोनॉमिक दोनों चीज़ों की बात हो रही है एंड वो काफ़ी वाइड एरिया हो जाता है. ओके, तो वो लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है. मतलब फंडामेंटल राइट्स सिर्फ 6 हैं. ठीक है, तो जितना भी स्कोप है फंडामेंटल राइट्स का वो सिर्फ 6 राइट्स तक का है. ठीक है, बट DPSPs जो है, DPSPs चाहे भले डिफाइंड हो फंडामेंटल राइट्स में 36 से आर्टिकल से लेकर 51 तक, लेकिन उसमें तब भी जो जितने भी DPSPs हैं उनका जो स्कोप है काफ़ी वाइडर है. ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे कोई ना कोई केस आ रहा है या फिर कोई ना कोई बाउंडेशंस आ जा रही हैं या फिर मतलब क्लियरिटी नहीं आ पा रही है. एक तरीके जैसे फंडामेंटल राइट्स इतने क्लियर हैं, वैसे DPSPs हमारे क्लियर नहीं है एंड वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है. ओके, काफ़ी ज़्यादा वाइड है और स्कोप काफ़ी ज़्यादा है. एंड देन अगर हम बात करें कि उसके बाद और क्या करते हैं, तो DPSP प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन एंड वर्क एट मैक्रो लेवल अनलाइक फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो DPSPs जो हैं सिटीजन्स के राइट मैक्रो लेवल, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब पूरे कंट्री लेवल पे प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, मैक्रो लेवल पे ये राइट प्रोटेक्ट करते हैं एंड फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो माइक्रो लेवल पे करते हैं, मतलब स्मॉल लेवल पे. देन DPSP इज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू FRS. ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स. तो DPSPs कम पावरफुल नहीं है. अगर कोई सोचे कि DPSPs कम पावरफुल हैं, और उसका रीज़न मैं नीचे बताऊंगी, जैसे लोग सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्योंकि ये इन्फोर्सिबल नहीं है लॉ से.
मतलब अगर आपके DPSPs वायलेट हो रहे हैं, आपको DPSP के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, एजुकेशन का राइट है DPSP में, तो अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है तो आप कोर्ट में जाके केस नहीं दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप केस फाइल नहीं कर सकते कि मेरा एजुकेशन मुझे नहीं मिल रही है तो मैं, और मेरा ये DPSP है, DPSP के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता है अगर DPSP वायलेट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि DPSP की कम पावर है, कम पावरफुल है फंडामेंटल राइट से, ओके। एंड देन DPSPs आर नॉन जस्टिसेबल मतलब नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर आपके DPSPs वायलेट होते हैं तो आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स के साथ ऐसा है कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं तो आप केस दर्ज कर सकते हैं। जैसे एक फंडामेंटल राइट्स का एग्जांपल लेते हैं, फ्रीडम टू स्पीच, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो अगर हमारा वो वायलेट हो रहा है तो हम जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं एंड केस आगे लड़ सकते हैं। बट अगर उसी जगह DPSP हमारा वायलेट होगा तो हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं। एंड आई होप कि अब आपको फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs के डिफरेंस पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नाउ आई गोना डिस्क्राइब ऑल द DPSPs, ओके। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको अब कि कौन कौन से DPSPs एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मतलब लॉ एंट्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो वो मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगी और वो आपको माइंड में अपने रख लेना है। एंड मैं सारे DPSP डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है, 51 तक एंड होते हैं। तो आर्टिकल 36 पहला DPSP क्या है, डिफाइंड इट एज एम एज आर्टिकल 12 अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज डिफाइंस, ओके। मतलब स्टेट का मीनिंग वही है जो आर्टिकल 12 में मीनिंग लिखा हुआ है, मतलब स्टेट मतलब कंट्री, पूरे कंट्री का मीनिंग वही है जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। देन आर्टिकल 37 जो DPSP है वो ये है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, मतलब जो भी प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका एप्लीकेशन होना चाहिए। एंड देन आर्टिकल 38 इज it authorizes the state to secure a social order for the promotion of welfare of people, okay। अगर लोगों का वेलफेयर करना है, वेलफेयर मतलब मैंने बताया कि सोशियो एंड इकोनॉमिक दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो अगर आपको वेलफेयर करना है तो उसके लिए आप सोशल ऑर्डर को आप सिक्योर कर सकते हैं। देन इज़ 39, ठीक है। अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट वाला नहीं आया है जो मैं बताने जा रही हूँ कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉलिसीज़ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए, कंट्री को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। और ये अक्सर इंटरनेशनल लेवल पे डिफाइन होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। एंड इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स परस्पेक्टिव, ये सारे ही नहीं इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी। देन आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, ओके। सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार कर दे रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फ्री लीगल एड की बात हो रही है। देन इज़ आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। आर्टिकल 40 एंड 39 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत ठीक है। देन इज़ आर्टिकल 41, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन एज केसेस, ठीक है। ये भी स्टार मार्क कर लें। जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको एग्जाम्पल एजुकेशन वाला, तो ये नॉन जस्टिसेबल है, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, ओके। अगर आपका राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन वायलेट हो रहा है तो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन कोई भी फंडामेंटल राइट में नहीं है। देन इज़ आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स, ठीक है। आप जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड मैटरनिटी लीव्स मतलब जो जितने भी प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं, ठीक है, उनके लिए लीव्स होनी चाहिए, तो वो आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs होते हैं, तो आप अब सोच रहे होंगे कि DPSP कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो DPSP देखिए, जब भी कोई बड़े लेवल पे हमारी कोई भी स्कीम बन रही होती है या कोई भी हमारा लॉ बन रहा होता है, तो वहाँ पे DPSPs माइंड में रखे जाते हैं बनाते टाइम, ओके। देन इज़ आर्टिकल 43, लिविंग वेज एट्सेट्रा फॉर वर्कर्स, ठीक है। वेजेस जो हों वो लिविंग तो होने ही चाहिए, ठीक है, जिससे कि उस पर्टिकुलर लेबर का गुजारा हो जाए, उसका खाना पीना एंड ऑल जितना भी स्टफ़ डेली रिक्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हो जाए, अंडरस्टूड। तो इसमें से आपके ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। एंड देन आफ्टर दैट आर्टिकल 43A जो है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़,
इंडस्ट्रीज़ में जो मैनेजमेंट का वर्क है, मतलब कि जितना भी टॉप टायर का वर्क होता है उसमें वर्कर्स का इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंगेजमेंट होना चाहिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इज़ प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आ चुका है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड देन आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ठीक है। एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्टिकुलर स्टेट्स डिफाइन करते हैं, लाइक गोवा में है, तो वो सिटीजन्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44, बहुत ही ज़्यादा। प्रीवियस ईयर तो न्यूज़ में भी रहा था काफ़ी। देन आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है। देन इज आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है। SC ST और वीकर सेक्शन जितने भी हैं उनके एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। देन इज आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ओके। इस हर स्टेट की ड्यूटी है, मतलब स्टेट की ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों का ही ख्याल रखें, ओके। और जो कि ये कि इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ऐसा बहुत ही कम कुछ होता ही नहीं है इसका इस जगह। तो आप अगर यहाँ पे वो स्कीम वाला लॉजिक लगाएं तो देख सकते हैं। देखिए, जब भी कोई स्कीम बनती है तो इसका ध्यान रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उसमें इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी DPSPs हैं उनका यूज़ यही होता है कि जब भी कोई स्कीम बने, कोई भी बहुत अच्छा लॉ, बड़ा लॉ बने, तो उसमें DPSPs को माइंड में रखा जाए, रख कर ही बनाया जाए लॉ, ठीक है। देन आर्टिकल 48 जो है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जितना भी एग्रीकल्चर के लिए जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करना है गवर्नमेंट का जो भी है, एंड एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग वो भी आता है। देन इज 48A, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कुछ बार। देन 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, ठीक है, ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देन इज आर्टिकल 50, सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट, ये आ भी चुका है, ओके। स्टार मार्क में कर दे रही हूँ, जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहनी चाहिए, ओके, यहाँ पे यही बता रहे हैं। एंड देन जो आर्टिकल 46 है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए ये स्टार मार्क में कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे वीकर सेक्शन में कभी कभी वुमेंस काउंट कर ली जाती हैं, तो ये प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैंने स्टार मार्क कर दिया है। तो जितने भी मैंने स्टार मार्क कर दिए हैं, जो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ओके। एक बार मैं सारा क्लीन करके स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। तो जस्ट एक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके। जो भी स्टार मार्क्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके। इससे आपके DPSPs के नोट भी बन जाएंगे, तो आप इस वीडियो को देख के अपने DPSP के नोट्स भी बना सकते हैं। एंड देन यहाँ पे भी आप स्टार मार्क जितने भी हैं उन्हें देख लीजिए, ओके। एंड जो ये 43 वाला है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिविंग वेज फॉर एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, ठीक है, ये भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। अंडरस्टूड। मेटरनिटी लीव्स ये तो आप भूलिएगा मत, ये 42 वाला, 42, 43, 41 एंड देन 40 एंड 39 है, ये चारों ही पांचों इंपॉर्टेंट हैं, ओके। तो मैं एक बार फिर इसको क्लीन करके आप जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो जस्ट एक स्क्रीनशॉट, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनके नोट्स बना लीजिए, ओके। एंड इस वीडियो के थ्रू जब आप नोट्स बनाएंगे एंड उसको रिवाइज करेंगे बाद में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एंड दे आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर लॉ एंट्रेंस में आ जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and do comment down below how you like this video and what else you want from the channel, okay. And if you have any other problem regarding any of the law entrance, please comment down below or just personally DM me on Instagram or Telegram. Even I am having my Telegram group also, join that group. And thanks for giving your time for watching this video. Thank you.